वेलकम टू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा कर रहे हैं लेक्चर 3 के बारे में, रेस्पिरेशन प्लांट्स। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि लेक्चर 4 जो है हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया, इसमें कि ईटीएस ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वो भी आगे उसी फोल्डर में पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने अब रेस्पिरेशन के 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो हम एक बार जो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था किस तरीके से ओवरऑल रेस्पिरेशन के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो रेस्पिरेशन में C6H12O6 ऑक्सीजन लगाएंगे, CO2 H2O 38 ATP बनती है, एनर्जी निकलती है। नेट गेन ATP कितना है? 38 ATP। प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? तो प्रोसेस पे एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें तो उसमें 3 स्टेप होंगे। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, जिसमें ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, या इसी को पायरुवेट कहते हैं, कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और ये है 3 कार्बन कंपाउंड। अब इस पायरुवेट का क्या होगा? व्हाट इज द फेट ऑफ द पायरुवेट? इज डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड। तो तरह के 3 पाथवे, 3 मेजर वेज हैं उसमें जाएगा। ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हमने पढ़ लिया था, ये सब प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही हो रही है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट किसकी? एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम बात करेंगे। एरोबिक मतलब विच रिक्वायर, क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे। जो पायरुवेट बनाया उसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाएंगे, जिससे क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा इनटू CO2 H2 और एनर्जी रिलीज होती है। अब देखना है क्या है पायरुवेट कहाँ जाता है, कैसे करता है, तो ये देख लेते हैं। तो पायरुवेट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया सीधा मैट्रिक्स में पहुंच जाएगा। ये देखिए, ये कौन सा पार्सन है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो पायरुवेट क्या करेगा? यहाँ पे एक CO2 रिलीज करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। क्या करता है? यहाँ पे एक CO2 रिलीज करेगा और NADH2 बनेगा और एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा। ठीक है, अब एसिटाइल कोएंजाइम में जाए एक साइक्लिक प्रोसेस में पड़ जाएगा। ये साइक्लिक प्रोसेस जिसे कहते हैं क्रैप साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल। क्यों है इसके नाम? चलिए हम आगे जाके देखेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें OA से ये मिल जाएगा और बना लेगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, दैट इज द व्हाट फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रैप साइकिल। अगर पूछे क्रैप साइकिल का फर्स्ट मेंबर कौन सा है, तो फर्स्ट मेंबर है OAA, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके एक CO2 यहाँ निकल गई, 2 CO2 यहाँ निकलती है। तो अल्टीमेटली एक पायरुवेट से जब पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें 3 CO2 निकलती हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो क्रैप साइकिल कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि कौन सी प्रोसेस किस जगह पे हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, क्रैप साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसमें बहुत सारे NADH2 बनते हैं, FADH2 बनते हैं। उन H2 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ जाएंगे इस पाथवे में, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट पाथवे है OP, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इस तरीके से पूरा ATP बनता है। तो ETS कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। OP कहाँ चलता है? वो भी यहीं पे रहता है। यहाँ पे आपने देखा हो क्रस्टी रहते हैं इस तरीके से। क्रस्टी के ऊपर जो ऑक्सीसोम है F0 F1 पार्टिकल्स हैं, वहाँ पर रहता है। तो इस तरीके से ये वीडियो हमने बना चुके हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज हम बेसिकली चर्चा कर रहे हैं पायरुवेट से कैसे एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, इसे कहते हैं लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। फिर कैसे एसिटाइल कोएंजाइम क्रैप साइकिल में जाएगा, कैसे वो किस तरीके से जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो आज हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, जैसा कि हमने बताया एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, टेक प्लेस वेयर इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या है? ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस से कितना आएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म से कहाँ मूव करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करेगा। इसमें क्या है कि पायरुवेट का यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, स्टेप बाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन निकलेंगे, बहुत सारे कंपाउंड है वो हाइड्रोजन। से फॉर एग्जांपल हम माने चले कोई कंपाउंड है AS2, इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये A कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये H2 किसको दे देगा? जैसे कि NAD को, तो क्या ना लेंगे जी? NADH2। इस तरीके से हर एक कंपाउंड से हम हाइड्रोजन निकालते जाते हैं, NADH2 वगैरह बनाते जाते हैं। फिर NADH2 में से ये जो H2 हैं इनको तो हम ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेंगे? इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ ले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और जो प्रोटॉन जाएंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में। इस तरीके से ये ATP बनाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे रिमूवल करना है हाइड्रोजन का, फिर इनको कौन पकड़ेगा? NAD या FAD। फिर NADH2 में से कैसे H2 को ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन एटम को, फिर कैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे
हाइड्रोजन एटम्स में से कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन कैसे ETS में जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हमें आज पढ़नी है। ओके, नाउ सी, तो इसमें कह रहे सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे। इसमें कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कहाँ से, जहाँ यदि हम पायरुवेट से लेते हैं तो, ठीक है। तो ये भी कहाँ, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये हो रही है, ये देखिए कहाँ लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ, किस जगह पे बताओ भाई, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये प्रोसेस होती है। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन इसको ब्रेक करेंगे, इससे क्या निकलेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम तोड़ दिया आपने, ये कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यहाँ पे फाइनली कौन पकड़ लेगा, ऑक्सीजन, क्या बना लेंगे, H2O। तो ये जो प्रोसेस है ETS वाला, ये कहाँ हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो सबसे पहले हम स्टेप देखते हैं क्या, कि किस तरीके से पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम बनाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन और गेटवे पाथवे। ओके, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन, कई सारी रिएक्शंस होती है, सेवरल कोएंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे सेवरल कोएंजाइम पार्टिसिपेट, जैसे लाइक NAD कोएंजाइम है, लिपोइक एसिड, तमाम सारे हैं। देखिए कौन कौन से देखते हैं। इसमें क्या है कि ये पायरुवेट है, CH3CH2COH। ठीक है, तो पायरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। ध्यान रखा जाए, यहाँ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के, लेकिन हम एक से अभी एक लेके चल रहे हैं, बाद में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, एक तो 5 चीज़ें लगानी है आपको। एक तो NAD लगाओ, तो NAD से NADH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, NADH प्लस है, और आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, NADH2 समझने के लिए वैसे लिखते हैं, ऐसे ही है, NADH प्लस H प्लस। ठीक है, अब इसमें कोएंजाइम A जो है ना, ये है SHCO एक रूप में होता है, यानी कि सल्फ हाइड्रो ग्रुप होता है, ये कोएंजाइम A, तो ये है कोएंजाइम A। ओके, नाउ CO2 यहाँ से रिलीज कर, देखो दूसरा क्या, पहले जी देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ लग रही हैं। पहले लगा NAD, दूसरा लगा कोएंजाइम A, तीसरा लगा मैग्नीशियम आयन, चौथा लगा आपका लिपोइक एसिड, और 5वीं चीज़ लगी TPP क्या है, थियामीन पायरोफॉस्फेट। तो ये हमने 5 चीज़ें लगा दी। अब निकल क्या रहा है, यहाँ पे CO2 निकल रहा है, NADH2 निकल रहा है। ठीक है, कैसे, देखो CO2 यहाँ से निकाल देंगे, ये निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, H। तो ये H जो है ना, एक H ये, एक H ये वाला, कितने H हो गए, 2 H हो गए, तो कौन पकड़ लेगा, NAD, क्या बना लेगा, NADH2। तो इस तरीके से बन गया। अब ये खत्म हो गया पूरा। अब यहाँ पे क्या बचा, CH3CH2। अब यहाँ पे ये जो है ना SCO है, कोएंजाइम का SCO है, तो यहाँ लगा दिया SCO है। तो ये कितने कार्बन है इसमें, 1 और 2। ये कार्बन नहीं है, ये कोएंजाइम A लिखा है, तो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन कंपाउंड बन गया, जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम A। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अब चूंकि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी आप NAD से NADH2 कन्वर्ट करें, या इससे ये कन्वर्ट करें, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगता है। कौन सा, डिहाइड्रोजनेज। अब है क्या, यहाँ पे पायरुवेट है, तो पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। एसिटाइल कोएंजाइम में लिंक बिटवीन एनारोबिक और एरोबिक, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल एरोबिक प्रोसेस है, इसलिए ये लिंक है। कौन, एसिटाइल कोएंजाइम में। ऐसे क्वेश्चन आता है, या कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल की लिंक कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा एसिटाइल कोएंजाइम A। तो ये आपका हो गया। अब हम चर्चा कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल की। तो एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था हैंस क्रेब, इन्होंने ये दिया था इसलिए नाम रख दिया क्रेब्स साइकिल। TCA बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, COH 3 बार है ना, तो इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड, चूंकि फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या है, सिट्रिक एसिड है, दैट इज व्हाट, फर्स्ट प्रोडक्ट, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये पूरी प्रोसेस हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ओके, नाउ सी, यहाँ कितने मॉलिक्यूल बने, ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा था NAD से NADH2 था, CO2 रिलीज हो रही थी, तो क्या बनाया था हमने, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम बन गया। अब यहाँ पर ये साइक्लिक रिएक्शन है पूरी, तो एसिटाइल कोएंजाइम को कौन पकड़ेगा, ये पकड़ेगा OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फार्मूला देखिए, COH CH2COH, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल। देखिए फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल कौन है, मेंबर की बात करें OAA, प्रोडक्ट की बात करें सिट्रिक एसिड। तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है इसमें। तो ये दोनों
यहाँ पर H2 लगा देंगे, कोएंजाइम ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, सिट्रिक एसिड बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों का कंडेंसेशन हो रहा है। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, कंडेंसेशन रिएक्शन। चूँकि सिट्रिक एसिड बन रहा है तो क्या, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम रहेंगे। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, सिंथेज और सिंथेटेज में क्या अंतर है। सिंथेज तब लगाते हैं जब एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर एटीपी यहाँ इन्वॉल्वमेंट होता ना तो उसको सिंथेटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेटेज। क्योंकि यहाँ एटीपी नहीं दिख रहा है आपको, इसलिए सिंथेज। सिंथेसिस तो हो ही रही है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड है। ये कितने कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड है। ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 6। देखिए 6 में 1 2 3 1 2 3 6 हो गए। तो कुछ नहीं करना, ऊपर CH2, यहाँ पे CH2, और ये देखिए 3 CH लगा दी, हो गए। बस इधर C3, ये इधर CH2 बीच में OH। तो ये आपका हो गया सिट्रिक एसिड। अब इसमें से क्या कर रहे हैं कि हम H2 निकाल रहे हैं, ये देखिए। तो H2 निकालने के बाद जो बचा हुआ लिख सकते हैं। हालांकि आपको 12th लेवल पर इतना नहीं पढ़ना है, आपको केवल नाम याद करने हैं। ये केवल समझाने के लिए है कि कैसे आप इसको समझेंगे कि कैसे क्या बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने H2 निकाल दिया। तो क्या जो बचा हुआ है ना पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट लिख दो। तो देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसको हमने ऐसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें H2 निकाल दिया, देखो यहाँ पे सब हट गया ये, ठीक है, ये सब हट गया। इसको बोलते हैं सिस एकोनिटिक एसिड। अच्छा, एंजाइम हम बाद में बताएंगे, पहले हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं किस तरीके से रहेगा। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 है। अब इसमें क्या करेंगे, H2 निकाल रहे हैं, लगा जोड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि भैया जब लगाना ही था तो हटाया क्यों। तो उसका आंसर ये रहेगा कि यहाँ पर देखो सेकेंड कार्बन पे OH है, थर्ड पे H है, तो हमें इसको शिफ्ट करना है। OH को यहाँ लेके आना है और H को उधर। देखिए यही किया अपन ने, ये देखिए थर्ड पे आ गया OH, तो ये इसलिए लगाना पड़ा। तो यहाँ पे हम H2 लगा देंगे, तो OH यहाँ पे और H यहाँ पे। देखिए तो ये बन गया आपका नेक्स्ट, इसका नाम है आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत शानदार काम होना है, क्या स्टेप, बहुत शानदार स्टेप है, क्योंकि ये सब के सब कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, सब 6 कार्बन। अब हम यहाँ पे CO2 निकाल देंगे, एक CO2 से निकल जाएगा तो 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा कि नहीं। ओके, नाउ सी इसको किस तरीके से देखना है, यहाँ पे इस तरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये तो 2H निकाल दिए, 2H कौन पकड़ लेगा, NAD क्या बना लेगा, NADH2। और क्या कर रहे हैं हम, CO2 भी निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CO2 भी कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं CO2 निकल रही है। अब क्या बचा है यहाँ पे, COH, CH2 लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे इसको CH2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे COH, CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और COH, तो C डबल बॉन्ड O और COH। तो ये अल्फ़ा कार्बन है, इस पर कौन सा ग्रुप लगा दिया आपने, कीटोन ग्रुप। इसका नाम हो गया अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो एक कार्बन निकल गया, तो कितने कार्बन बचे अब, 5 कार्बन। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा है, इकलौता है जो क्रेब्स साइकिल में, उसका नाम है अल्फ़ा KG। इससे पहले जितने भी हैं आइसोसिट्रेट, सिस एकोनिटिक, सिट्रिक एसिड, सब कितने हैं, 6 कार्बन कंपाउंड हैं, इकलौता है जो 5 कार्बन कंपाउंड है। तो अल्फ़ा KG के पहले और अल्फ़ा KG के बाद CO2 निकलते हैं, ठीक है। 2 CO2 ये निकल गए, एक CO2 कहाँ निकाला था अपन ने, पायरुवेट टू एस्टाइल कोएंजाइम, इसलिए 3 CO2 निकल गए। तो देखिए आप यहाँ पे वो पहला जो स्टेप था उस प्रोसेस वैसे ही करनी है। NAD से क्या लाना है, NADH2 कोएंजाइम लगाना है, CO2 निकल जाएगा। तो CO2 हम निकाल दीजिए वाला। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, COH, CH2, ठीक है, और C यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला H और एक H कौन पकड़ लेगा, NAD क्या बना लेगा, NADH2। अब यहाँ पे क्या बचा है, SCO, तो यहाँ लगा दिया अपन ने SCOA। तो ये बन गया सक्सिनिल कोएंजाइम A, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें तो क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम चलें तो क्या हमें दिखाई देगा कि सक्सिनिल कोएंजाइम A तो बना लिया हमने। अब हमें आगे क्या करना है, ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। सक्सिनिल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे थायो, ये जो कपल्ड रिएक्शन, डायरेक्ट हमने स्टार लगाया है ना, आप भी स्टार लगा लें। कपल्ड रिएक्शन कहाँ होती है, सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ये ऐसे कहते हैं डायरेक्ट ATP सिंथेसिस। तो ये स्टेप, ये डायरेक्ट स्टेप है सक्सिनिल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड, जहाँ SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, ATP बनती है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, सबस्ट्रेट के लेवल से इतनी एनर्जी निकलती है से ATP बनते हैं, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल
फास्फोराइलेशन, क्योंकि फास्फोराइलेशन का मतलब एटीपी फॉर्मेशन। अगर आप देखें इसको दूसरी तरीके से डिफाइन कैसे करना है, अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर, ऑक्सीसोम में, तो वहाँ एटीपी बनती है आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 FADH2, ठीक है। अगर वहाँ के अलावा कहीं पे भी एटीपी बन रही है तो उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद करिएगा। अब टोटल अपन ने 3 जगह देखी थी, ग्रेगुलेशन में 2 जगह देखी थी जहाँ SLP हो रहा था 1,3-PGA से 3-PGA, PEP2 पायरुवेट, और एक ये, तो 3 जगह ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनको तो आपको याद करना ही होगा। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी अदर देन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ देखिए क्या किया अपन ने, यहाँ पे ये देखिए H2 लगा रहे हैं, तो H2 लगाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको H एंड OH, ठीक है, H2 लगा दिया अपन ने। तो यहाँ पे क्या है, जो H है ना, ये कोएंजाइम लेके चला जाएगा, इसको हटाना है, किसको हटाना है, कोएंजाइम एक को हटा दिया। तो जब भी कोएंजाइम में आता है SH के रूप में आता है, और जब निकलेगा तब भी SH के रूप में, देखो निकले गया। अब यहाँ पे क्या बचा, OH, तो OH यहाँ लगा देंगे, COOH हो जाएगा, और पूरा तार दो, तो ये COH CH2 CH2 COH, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब साथ ही साथ क्या होता है, जब भी ये होता है तो यहाँ पे GDP प्लस PI तो रहेगा ही, ठीक है ना, मिल करके क्या लेंगे, GTP बनता है यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ तुरंत ये GTP ट्राईफास्फेट है, ये अपना फास्फेट 100 दे देगा ADP को, तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP। तो पहले बनता है इसमें GTP, फिर GTP से फिर क्या बनता है, ATP। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपन ये करेंगे कि जो यहाँ पे सक्सिनिक एसिड से यहाँ पे 2 हम यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, COH CH तो ये CH में डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये क्या हो गया, फीमरेट या फीमरिक एसिड। तो यहाँ पे एक एंजाइम लग रहा है SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि FADH2 है तो लग जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये इकलौता एंजाइम है, ये प्रोसेस कहाँ चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ये इकलौता एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, SDH, ठीक है। तो ये सक्सिनेट टू फीमरेट, ये आपको ETS में भी आपको दिखेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमें रीजनरेशन करना है OA का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम मैलिक एसिड बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, हम H2O जोड़ देंगे। तो H2O जोड़ रहे हैं तो फिर से वही H और OH आ जाएंगे। तो OH हम यहाँ लगा देंगे, तो HOH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, H एंड OH, और एक H यहाँ लगा देंगे तो ये CH2 हो जाएगा। तो COH तो रखेगा दोनों जगह, HOH और CH2, ठीक है। तो ये बन गया क्या, मैलिक एसिड। अब इसमें हम क्या करेंगे, आगे मैलिक एसिड से हमें बनाना है ऑक्सलो एसिटिक एसिड। तो इसमें करेंगे हम ये दोनों H निकाल देंगे, ये कि दोनों H कौन पकड़ लेगा, NAD, क्या बना लेगा, NADH2। तो देखिए इसमें कैसे किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे देखिए COH, देखो COH, यहाँ पे CO बचा है, CH2। तो ये ज़रूरी है, साइकिल अगर कंटिन्यू करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है OA का बनाना, ठीक है। अगर OA नहीं बनेगा तो फिर दोबारा कौन पकड़ेगा, एस्टाइल कोएंजाइम को, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एंजाइम के बारे में थोड़ा सा। तो एंजाइम का कहानी ये रहेगी, यहाँ पे साइट्रिक एसिड बन रहा है, तो ये कौन सा हो गया, सिट्रिक सिंथेस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पानी निकल रहा है, यहाँ पे इस पे से एंजाइम है, सिस एकोनिटिक एसिड बन रहा है, तो एकोनिटेज यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका वही आएगा, एकोनिटेज एंजाइम आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अपन चले आगे, तो हम जानते हैं कि जब भी NADH2 बनता है तो क्या लगेगा, डिहाइड्रोजनेज, चूँकि आइसोसिट्रिक एसिड है तो उसके लिए आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज लग जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, ये अल्फ़ा KG से, देखिए अल्फ़ा KG है, यहाँ से भी NADH2 से NAD से NADH2 बन रहा है, तो अल्फ़ा KG डिहाइड्रोजनेज लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आगे चले अपन, इसमें क्या है, देखिए SH ग्रुप है ना, SS को बोलते हैं थायो, ठीक है। काइनेज लगेगा, ATP बन रही है तो काइनेज डायरेक्ट लगता है, ये हमने पहले ही बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्या होगा, देखो आप यहाँ पे फिर से FAD से FADH2 बन रहा है तो डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। यहाँ पे लगेगा फ्यूमरेज, कौन सा एंजाइम लगेगा यहाँ पे, फ्यूमरिक एसिड है ना, तो फ्यूमरेज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको बताइए नेक्स्ट क्या होगा आपका, फ्यूमरेज के बाद मैलेट से आप ये OA बना रहे हैं, तो मैलेट से ये देखिए NAD से NADH2 बन रहा है, तो डिहाइड्रोजनेज,
ठीक है, तो ये आपकी कहानी होगी सब। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कितने ATP किस तरीके से बनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें क्या है कि देखो जो NADH2 आ रहे थे ना वहाँ से आपके पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनाया था, तो एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, देखियो, ठीक है। और NADH2 कहाँ मिल रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ मिल रहे हैं, तो ये भी 3 ATP बनाएगा। ये भी देखिए NADH2 ETS में जाएगा, 3 ATP बनाएगा। ये डायरेक्ट बन रहे हैं SLP के थ्रू, सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, ठीक है। ये ETS के थ्रू बनेंगे। एक FADH2 तो 2 ATP बनते हैं, ठीक है, FADH2 से 2 ATP। और यहाँ पे आप देखें NADH2 से 3 ATP, तो टोटल जो ATP एक पायरुवेट से पूछा जाए तो ये जो फिगर है ये आपको ढंग से याद करने पड़ेंगे। एक पायरुवेट से 4 NADH2, एक FADH2 और एक ATP, ठीक है। तो ये कहाँ जाएंगे, ETS में। तो एक से कितने बनते हैं, 3, तो 4 से कितने बन गए, 4 3 जा 12 हो गया। एक FADH से कितने बनते हैं, 2, तो 1 है, 1 2 जा 2। एक ATP तो बन ही रहा था SLP के थ्रू, तो ये 12 दैन 14 दैन 15। तो एक पायरुवेट से कितने बनते हैं, 15। और चूँकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितने हो गए, 30 ATP। और यहाँ 30 बन रहे हैं और 8 बन रहे थे ग्लाइकोलिसिस में, तो टोटल कितने हो गए, 38 ATP। इस तरीके से एक ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 38 ATP बनते हैं। 8 कहाँ बनाए थे अपन ने, ग्लाइकोलाइसिस में, तो टोटल कितने हो गए, 30 ATP। ऐसे होता है फिगर। अगर एसिटाइल कोएंजाइम से कहेंगे तो एक NADH2 कम कर देंगे, तो इस एसिटाइल कोएंजाइम से 3 NADH2, एक FADH2 और एक जो है आपका ATP, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ये 1, कितने हो गए, 12। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम से 12 ATP, एक पायरुवेट से 15। और वैसे पूछा जाए तो इनको फिगर याद कर लो, इनसे भी आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ओके। तो ये हो गया। तो ये हमने देख लिया क्रेब्स साइकिल के लिए, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल के ज़रूरी है कि आपका जो NADH2 है इसको फिर से इनका रीजनरेशन ज़रूरी है NAD का। अगर NAD दोबारा नहीं आएंगे, FAD दोबारा नहीं आएंगे, तो फिर FADH2 NADH2 कैसे बनाएंगे। तो उसमें रीजनरेशन किसका ज़रूरी है, OA का, NAD का, FAD का, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक लाइन और बता दें आपको कि ये जो है ना जितने कंपाउंड हैं अल्फ़ा KG के बाद वाले जितने बन रहे हैं सब कितने होंगे, 4 काउंट कंपाउंड होंगे, सबके 4। चाहे सक्सिनिल कोएंजाइम हो, चाहे सक्सिनिक एसिड हो, चाहे आपका फीवरेट हो, सब कितने हैं, 4 काउंट कंपाउंड है। मैलिक एसिड भी कैसा होगा बताओ भाई, 4 काउंट कंपाउंड होगा मैलिक एसिड, ठीक है। और ये आपका OA भी कैसा होगा, 4 काउंट कंपाउंड होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा KG से पहले वाले 6, इसके बाद वाले 4, ये इकलौता है जो कितना है, 5। और ये पता है आपको, ये जैसे कहते हैं ये अल्फ़ा KG जो है ना बहुत समझदार है, ये आपका अमीनो एसिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। यहीं से आपका अमीनो एसिड सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ATP सीट्स के बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बता दें NADH2 ETS में जाएगा, कितने बनाएगा, 3 ATP। एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं ETS के थ्रू, ठीक है। तो ये पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में एक NADH2 यहाँ बना, अल्फ़ा KG में NADH2, और अल्फ़ा KG से सक्सिनिल कोएंजाइम में एक NADH2 यहाँ बना, ठीक है। और ये सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिल SLP है, ये याद करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कौन सा स्टेप है, सबस्ट्रेट लेवल पर SLP डायरेक्ट यहाँ बनते हैं 1 ATP, ठीक है। और सक्सिनेट टू फीमेरेट हम जाएंगे तो 1 FADH2, ये भी ETS में जाएंगे तो मैलिक 2A, ये भी। तो इस तरीके से ओवरऑल हमने क्या देखा, ये फिर से हम आपको रिवाइज करवा दें। एक पायरुवेट से 4 NADH2, एक FADH2 और एक ATP, ये अब रट लो। ETS के थ्रू जाएंगे, जाना पड़ेगा इनको, 12 और 2। ये कैसे बन रहे हैं, डायरेक्ट SLP के थ्रू बन रहे हैं, या हम कहें डायरेक्ट बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये समझ लें। अगर आपसे पूछा जाए एक पायरुवेट से ETS के द्वारा कितने ATP बनेंगे, तो ETS के द्वारा कितने बन रहे हैं, 12 + 2 कितने बन रहे हैं, 14। और ये क्या तो डायरेक्ट बन रहा है तो SLP से। तो अगर क्वेश्चन पूछा है एक पायरुवेट से SLP के द्वारा या डायरेक्ट कितने बन रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 ATP एक पायरुवेट से, ठीक है। तो एक पायरुवेट से ETS द्वारा 14, एक पायरुवेट से SLP द्वारा 1। तो ये क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं। और चूँकि हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बने थे, 2 पायरुवेट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 2 जा 28। तो एक ग्लूकोज से पूछा जाए या 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट पूछा जाए तो 28 ATP, SLP से पूछा जाए तो केवल कितने, 2 ATP। तो टोटल कितने हो गए, ये 30, ठीक है। अब हम चलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम से। एसिटाइल कोएंजाइम से हम देखें तो इसमें कितने बनते हैं, 3 NADH2, एक FADH2, एक ATP। ETS को तो ये कंसिडर करेंगे ETS वाले, तो 3 3 जा, क्योंकि NADH2 से 3 ATP बनते हैं, 3 से 9, FADH2 से 2 बनते हैं तो 2 हो गए, तो 9
तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में जब क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो ETS के द्वारा कितने बनाएगा ये पूछा जाएगा, कितने 11, ठीक है। और ये क्या, ये तो SLP से बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है, तो डायरेक्ट पूछा जाए, यानी कि एक एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो डायरेक्ट कितने बनाएगा, तो 1 ATP। तो ये तो हो गया एक एसिटाइल कोएंजाइम में से, 2 से कितने बन जाएंगे, डबल कर लो 12, ठीक है। तो ये 24, एक तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में से अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम में से कितने बन रहे हैं टोटल 12, और 2 से कितने बन जाएंगे 24 जब वो क्रैब साइकिल में जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है साइकिल रिक्वायर्ड द कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ मतलब कंटिन्यूस चाहिए क्या, OA, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मेंबर ऑफ TC साइकिल, क्रैब साइकिल। रीजनरेशन और भी चाहिए किसका, NAD का, क्योंकि आपको NADH2 से आपको NAD बनाना पड़ेगा, तभी तो, या FAD से आपको क्या बनाना पड़ेगा, FADH2, इनका रीजनरेशन ज़रूरी है, नहीं तो फिर दोबारा कैसे NADH2 FADH2 बनाएंगे। अब हम चलते हैं NCERT के डायग्राम की तरफ और कुछ लाइंस की तरफ। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं पायरुवेट से कोएंजाइम लगा था NADH2, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स लगाया था, एसिटाइल कोएंजाइम बनाया था, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जो कि D मतलब डिलीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था अपन ने, NADH2 बना था, ठीक है। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ जाएगा, एक साइक्लिक पाथवे में जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रैब साइकिल। तो एक पायरुवेट से कितने, एक पायरुवेट से 4 NAD लगाएंगे, एक FAD लगाएंगे, 2 H2 लगाएंगे, ADP लगाएंगे, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होगा, 3 CO2 निकलेंगे। एक पायरुवेट से 3 CO2 निकलते हैं, एक एसिटाइल कोएंजाइम में से 2 CO2, ओके। तो इससे क्या बनते हैं, एक पायरुवेट से 4 NADH2, एक FADH2 और एक ATP बनता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। तो ये हमने देखा रिएक्शन किस तरीके से रहेगी, ठीक है। और अगर हम कहें एक ग्लूकोज थे तो ग्लूकोज से 2 बनते हैं, तो यहाँ डबल हो जाएगा, 8 NADH2, 2 FADH2 और 2 ATP, ओके। अब हम देखते हैं क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, NCERT डायग्राम, ओके। इसमें देखिए पायरुवेट है, पायरुवेट से अपन ने NADH2 बनाया था, CO2 निकाला था, कोएंजाइम में लगाया था, क्या बन गया था, एसिटाइल कोएंजाइम में। अब एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ जा रहा है, साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है। तो इसमें देखिए 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ओके। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट फर्स्ट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट, ओके। ये फर्स्ट मेंबर है वो है, और ये फर्स्ट प्रोडक्ट। तो ये मिलेगा से कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, सिट्रिक एसिड बनेगा, यहाँ पे फिर से CO2 निकालेंगे, तो क्या बनेगा अल्टीमेटली, ये शॉर्ट में दे रहे हैं, अल्फा KG बन जाएगा। अल्फा KG के बाद भी CO2 निकलती है, एक पहले निकलती है, ठीक है। तो टोटल कितने CO2 निकले, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, 3 CO2 निकलते हैं पायरुवेट से। और एसिटाइल कोएंजाइम में से पूछा जाए तो 2 CO2, ओके। और कितने NADH2 बन रहा है, देखिए एक NADH2 यहाँ बन रहा है, पायरुवेट से देखा जाए तो एक NADH2 यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ, 4 बन रहे हैं ना। FADH2 कितने बन रहे हैं, एक FADH2, 1 2 3 4 NADH2, एक FADH2 और एक GTP वाला। GTP अल्टीमेटली आगे जाके ये फिर से बना लेगा क्या, ATP। ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है, जहाँ पे आपका सक्सेनिल कोएंजाइम में से कहाँ बनता है, सक्सेनिल कोएंजाइम में से कहाँ की तरफ बनते हैं, सक्सेनिक एसिड। ये स्टेप तो आपको बहुत याद होना चाहिए, ओके। और ये सक्सेनिक एसिड, FADH2, दैन मैलिक से फिर हमने रीजनरेट कर लिया किसको, ऑक्सीजन। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, सिट्रिक एसिड साइकिल, ओके। और ETS और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से लगभग अपना रेस्पिरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा हम आपको 1-2 लेक्चर और हैं, उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। थैंक यू।